एम्पियर क्या मापने की इकाई है? अर्थात इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि एम्पियर में मापी जाती है। आपके ऑप्शंस हैं वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध या ऑप्शन डी पावर। इसी में से आपको चुनना है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, करंट। करंट को हम धारा या विद्युत धारा के नाम से भी जानते हैं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को हम आई से व्यक्त करते हैं और विद्युत धारा का जो सूत्र होता है वो आई बराबर क्यू अपान टी होता है। क्यू को आवेश कहते हैं और टी को समय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का यसाई मात्रक क्या है? इसमें ऑप्शन दिया गया है डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इन्हीं ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन सही है वही चुनना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बात करें हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, तो किसी पदार्थ के लिए प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को अंग्रेजी में यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं? आपके ऑप्शंस बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। यदि आपने ऑप्शन ये चुना है तो आप एकदम सही हैं। बल एवं दाब, बल का जो विमीय सूत्र होता है वो दाब के विमीय सूत्र से बिल्कुल अलग होता है। और अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कार्य का जो विमीय सूत्र होता है वो ऊर्जा के विमीय सूत्र के समान होता है और आवेग का जो विमीय सूत्र होता है वो संवेग के विमीय सूत्र के बाद समान होता है और जो भार का विमीय सूत्र होता है वो बल के विमीय सूत्र के समान होता है। अगला क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि हम इन ऑप्शन में से देखें तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अविमीय राशि कौन सी है जिसकी कोई बीमा नहीं है? वह है विकृति। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, विकृति की कोई बीमा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं संवेग, वेग, कोणीय वेग और ऑप्शन डी है द्रव्यमान। इसमें से आपको चूज करना है कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, अर्थात अदिश राशि कौन सी है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपने बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है और आपसे नहीं पूछ रहा है। मैं आपको बताऊं, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ऊर्जा, बलागुण, संवेग या उपयुक्त में से सभी। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश राशि की डिफिनीशन की बात की जाए तो अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की तो आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? आपके ऑप्शन हैं संवेग, दाब, ऊर्जा एवं कार्य।
आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा संवेग। संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि की डिफिनीशन मैंने बता दी है, आप याद कर लेंगे उसे। आगे है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आपके ऑप्शन हैं विस्थापन, वेग, बल और ऑप्शन डी है आयतन। इनमें से आपको चूज करना है कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। आयतन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आयतन एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? आपके ऑप्शन से वेग, द्रव्यमान, समय एवं लंबाई। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा वेग। वेग एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? आपके ऑप्शन हैं घनत्व, द्रव्यमान, आयतन एवं चाल। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्युत्पन्न परिमाण क्या होता है। व्युत्पन्न परिमाण वह होता है जो किसी अन्य राशियों से उत्पन्न होता है। जैसे हम बात करें ऑप्शन ये की घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, अर्थात यह द्रव्यमान और आयतन के अनुपात से प्राप्त हुआ है, तो यह व्युत्पन्न परिमाण है। दूसरा देखें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान किसी अन्य राशि से प्राप्त नहीं हुआ है, अर्थात इसका यही ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व बराबर आयतन होता है। और ऑप्शन अगर डी की बात करें चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, अर्थात दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ये है ए बराबर वी माइनस यू अपान टी। ऑप्शन बी है ए बराबर यू प्लस वी टी। ऑप्शन सी है ए बराबर वी प्लस यू अपान टी। और ऑप्शन डी आपका है ये बराबर वी प्लस यू अपान टू। यदि आपने ऑप्शन ये को सही माना है तो आप बिल्कुल सही है, ये बराबर v माइनस यू अपान टी। इससे आप त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है न्यूटन के गति का जो प्रथम समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी से हम ये का मान निकाल सकते हैं, ये अर्थात त्वरण का मान निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन हैं वेग, त्वरण, द्रव्यमान या ऑप्शन डी बल। आपको बताना है कि संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है द्रव्यमान, तो आप एकदम सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? ऑप्शन ये है ऊर्जा, बी है रैखिक गति, सी है कोणीय गति और डी है बल। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोणीय गति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन ये है कम हो जाएगा, ऑप्शन बी है अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा और ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहेगा। मैं आपको बताऊं, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, अर्थात दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्योंकि दोलन का आवर्तकाल झूले की लंबाई पे निर्भर करता है, तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घूर्णन करते एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी उतना रहेगा और डी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसमें भी आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो कोणीय वेग है उसका कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या होगा? ऑप्शन में त्वरण 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी या गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन डी है आपका भार 2 गुना हो जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊं, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ
mv²। और इसमें कह रहा है कि वेग 2 गुना कर दिया जाए, अर्थात v को 2 गुना कर दिया जाए तो यह 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। ऑप्शन है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन सी दोनों सत्य हैं और ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ऑप्शन ये दिया गया है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, या फिर ऑप्शन डी गैलीलियो का गति विषयक नियम है। आपको पता होगा न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है और जड़त्व की परिभाषा भी यही है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति का विरोध करती है जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, अर्थात इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, इसी में से आपको चुनना है। आपका ऑप्शन ये है, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है और ऑप्शन डी शून्य होता है। इनमें से आपको चुनना है, आपको जल्दी बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी अगर आपने चुना है तो एकदम 100% सही है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है।